हाँ गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए गाइस, आज हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमर। वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एडुकेसर। इस चैप्टर में हम लोग जो है पॉलीमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम भी पॉलीमर ही है, ठीक है। इस पॉलीमर में सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉली का क्या मतलब होता है। पॉली इस वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? पॉली का मतलब होता है नंबर ऑफ़, एंड मर का मतलब होता है यूनिट। तो ठीक है, पॉलीमर का मतलब क्या हुआ? जिसमें नंबर ऑफ़ यूनिट होते हैं, हम लोग उसको पॉलीमर कहते हैं। देखिए वहाँ पे एक डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द वर्ड पॉलीमर हैज़ अ ग्रीक ओरिजिन, यानी कि ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, विच मीन्स नंबर ऑफ यूनिट, विच मीन्स मैनी यूनिट्स। एंड पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है पॉलीमर और क्या होता है मोनोमर, ये अपना मैक्रोमॉलिक्यूल। देखो पॉलीमर का मतलब मैंने आप लोग को अभी समझा दिया। पॉलीमर का मतलब हो गया कि बहुत सारे छोटे छोटे नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि मर से मिल के बनते हैं एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉलीमर ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। पॉलीमर क्या हो जाएगा? एक मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाएगा। मगर एक बात याद रखना है कि ये जो पॉलीमर जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर एक बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल बना हुआ है। मगर क्वेश्चन ऐसा आता है, हाउ कैन डिफरेंशिएट पॉलीमर एंड मैक्रोमॉलिक्यूल? तो याद रखिएगा, मैक्रोमॉलिक्यूल जो है एक सिंगल होते हुए भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल के बारे में आपने सुना है कभी? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? एक कलरिंग पिगमेंट है। क्लोरोफिल इज़ अ कलरिंग पिगमेंट, जिसमें कि कितने कार्बन होते हैं? कार्बन कम से कम 55 होते हैं, C55 होता है। अब देखिए इसमें ये खुद एक सिंगल है, सिंगल होते हुए भी इतना बड़ा नंबर ऑफ़ कार्बन रखता है, इतना सारे कार्बन रखता है। इसका मतलब है कि ये इटसेल्फ जो है, ये क्या है? ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, मगर पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर का कहने का मतलब है कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। और मैक्रोमॉलिक्यूल कहने का मतलब है कि खुद एक सिंगल होते हुए भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होना। तो इसलिए एक बात याद रखिएगा आप लोग कि ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल। सभी जो पॉलीमर हैं वो खुद एक मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाएंगे, मगर सभी मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते हैं। चलिए गाइस, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इथिलीन का स्ट्रक्चर है और कैसे उसको पॉलीइथिलीन में कन्वर्ट किया गया है। ये वही पॉलीइथिलीन है जो आप लोग मार्केट में खरीदते हैं, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। IUPAC में हम लोग पॉलीथीन ही कहेंगे। बहुत सिंपल है, ज़रा देखिए हम लोग कैसे हम इसको रिएक्शन के पैटर्न लिखेंगे। मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, देखिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इथीन कहेंगे या इथिलीन कहेंगे। समझ में आया? ये n नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा, यानी कि n टाइम्स रिपीट होगा। ये कितने बार रिपीट होगा? n टाइम्स। अगर ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा n टाइम्स रिपीटेशन ऑफ मोनोमर। ये कहलाएगा नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन ऑफ मोनोमर। अब जब ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा तो यहाँ पर एक पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर कैसे बनेगा? पॉलीमर लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है। एक बात याद रखना, पॉलीमर लिखते समय मोनोमर के उन दो कार्बन को ध्यान देना जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहले मेरा काम है इन दोनों को डबल को सिंगल कर देना, यानी कि डबल बॉन्ड को मैं सिंगल कर दूंगा। CH2 लिखूंगा, सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिया मैंने। अब देखिए आप बोलेंगे सर वैलेंसी तो सेटिस्फाइड नहीं है। ऑब्वियसली वैलेंसी मैं अब सेटिस्फाइड करूँगा। वो कैसे करूँगा वो देखिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऐसे एक लाइन खींच देना है, यहाँ पर आपको ऐसे एक लाइन खींच देना है। ऐसा एक लाइन खींच दिया, इसको एक बॉक्स में डाल देंगे, इसको भी एक बॉक्स में डाल देंगे, यस, और नीचे में N कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बन गया, ये था इथीन, दैट वाज इथीन, एंड नाउ इट इज़ पॉलीथीन। पॉली वर्ड किससे डिनोट हो रहा है? N से डिनोट हो रहा है। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने पॉलीथीन बनाया। तो पॉलीमर का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोनोमर यूनाइटिंग टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, टू गिव अ सिंगल मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड एज पॉलीमर। एंड ना व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? तो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन वही है, जिस प्रोसेस से हम पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं वो पॉलीमराइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द प्रोसेस बाय विच मोनोमर गेट कंबाइंड एंड द ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलीमर कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। अब उसके बाद नीचे में क्या लिखा है? देखिए उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है एक सिंपल सा ये दिया हुआ है, n टाइम्स ऑफ मोनोमर इट गिव्स पॉलीमर, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। ये तो मैंने आप लोग को अभी बताया था, थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको। इसमें लिखा हुआ है पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल ड्यू टू देयर लार्ज साइज बट कन्वर्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू।
व्हाट डू मीन बाय कन्वर्स? कन्वर्स कहने का मतलब है हम बोल सकते हैं कि पॉलीमर, हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीमर जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ऑलवेज होते हैं, बट ऑलवेज ऐसा कभी नहीं होगा कि मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर कहलाएगा, ऐसा नहीं होता। इसी को बोला है कि कन्वर्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल में और मे नॉट कंटेन मोनोमर यूनिट। मैक्रोमोलिक्यूल में मोनोमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोरोफिल का, देखिए क्लोरोफिल में कितने कार्बन हैं? C55 H72 O5N4 Mg। मैग्नीशियम जो है उसका रिएक्शन सेंटर होता है और 55 कार्बन है, तो ये खुद एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मगर इसमें छोटे छोटे यूनिट तो है ही नहीं, वो सिंगल ही बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करेंगे इसका। तो क्लासिफिकेशन याद रखिए, क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहला आपको दिया हुआ है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि वो हमको कहाँ से मिलता है। आप इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं, आप इसको सोर्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो है उसमें है नेचुरल पॉलीमर। 3 नाम होते हैं, पहला नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है आर्टिफिशियल पॉलीमर और मैनमेड पॉलीमर भी बोलते हैं, और तीसरा होता है सेमी सिंथेटिक या सेमी आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। तो नेचुरल का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेचुरल पॉलीमर का मतलब हुआ जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। नेचुरल का क्या मतलब है? जितने भी पॉलीमर आपको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, आप लोगों ने सुना है स्टार्च का नाम सुना है, प्लांट से मिलता है, सेलुलोज प्लांट से मिलता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में खुद बनता है, और नेचुरल रबर का एक प्लांट होता है, उसको हम रबर ट्री बोलते हैं। ठीक है, रबर ट्री की खासियत क्या है बताना चाहूँगा। रबर ट्री होता है एक ऐसा रबर ट्री है, बहुत ही ऊंचा होता है वो, और ये इसको आप कहीं से भी कट करेंगे तो वहाँ पर एक लेटेक्स निकलता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेटेक्स? लेटेक्स का मतलब होगा गाइस, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसी भी पेड़ को, किसी भी तो नहीं, बरगद के पेड़ को या उनसे रिलेटेड पेड़ को अगर आप कहीं से भी कट करते हैं तो वहाँ पे वाइट लिक्विड फेविकॉल के जैसा, दूध के जैसा लिक्विड निकलता है, गाढ़ा रहता है, हम उसको लेटेक्स बोलते हैं। तो रबर के प्लांट से भी एक ऐसा ही निकलता है, हम उसको रबर लेटेक्स बोलते हैं, और हम उसको नेचुरल रबर भी बोलते हैं। और इसी नेचुरल रबर से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। आप लोगों ने बचपन में और अभी भी यूज़ किया होगा इरेज़र। इरेज़र का यूज़ कहाँ होता है? कुछ भी गलती हो जाए पेंसिल से लिखते समय तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग उसको इरेज़र बोलते हैं। याद समझ में आया? तो वो जो बनता है इरेज़र, वो इसी नेचुरल रबर से बनता है। और एक जो होता है अगर आप लोगों ने ट्रक देखा होगा तो ट्रक के पहिए यानी कि ट्रक के जो टायर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं, कितने टन्स ऑफ क्विंटल और टन्स ऑफ हैवी गुड्स को कैरी करते हैं हैवी स्पीड के साथ। तो उनके जो चक्के होते हैं, उनके जो टायर होते हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वो भी उसी नेचुरल रबर से ही बना हुआ है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होगा तो कैसा दिखेगा, और बहुत हार्ड होगा तो कैसा दिखेगा। यस गाइस, समझ में आया आप लोग को? तो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर हम लोग इतना मजबूत कैसे बना लेते हैं? तो मजबूत बनाने का तरीका होता है, और उस प्रोसेस का नाम है वल्कनाइजेशन। क्या नाम है उसका? वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर आप उस रबर में अगर आप सल्फ़र का एडिशन करेंगे तो वो जो है, अगर आप उस सल्फ़र का एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी मजबूती और रिजिडिटी बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, और उसी को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब देखो हम लोग अब ये टॉपिक मैंने बता ही दिया, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेचुरल रबर जो है वो तो हमको नेचुरली मिल गया, मगर हम लोगों ने इसमें सल्फ़र डाल दिया। सल्फ़र डालने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, उसके हार्डनेस को बढ़ा दिया, उसकी रिजिडिटी को बढ़ा दिया, मजबूती को बढ़ा दिया। तो इसका मतलब है कि अब वो प्योरली नेचुरल नहीं रहेगा, और ना तो प्योरली वो सिंथेटिक है। तो हम इसी वल्कनाइज्ड रबर को ही हम सेमी सिंथेटिक रबर में कहते हैं, मेरा मतलब है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में कहते हैं। या समझ में आया आपको? ठीक है, अच्छा चलिए पहले सिंथेटिक पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक आपके सामने है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, जो जितने भी मैन मेड पॉलीमर हैं वो सब के सब सिंथेटिक में आते हैं, प्योरली मैन मेड। जैसे कि पॉलीथीन हमने बनाया है, सिंथेटिक रबर। अब देखो यहाँ पे सिंथेटिक रबर की बात कर रहा है वो। सिंथेटिक रबर यानी कि वल्कनाइज्ड रबर नहीं होता। सिंथेटिक रबर हम लोग लैब में बनाते हैं, वल्कनाइज्ड रबर इज डिफरेंट। पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीविनिल क्लोराइड। के घर में पाइप्स लगे होंगे आपके, नायलॉन 66, ये ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये मैन मेड हैं, और हम इसका यूज़ करते हैं। समझ में आया गाइस? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वल्कनाइज्ड रबर, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। यानी कि हम लोगों ने 3 रबर पढ़ लिया। पहला पढ़ा था नेचुरल रबर, फिर पढ़ा था सिंथेटिक रबर, और अभी पढ़ रहे हैं वल्कनाइज्ड रबर। तो याद रखिएगा, नेचुरल रबर इज़ अ नेचुरल पॉलीमर,
सिंथेटिक रबर इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, while vulcanized rubber is a what, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये हम लैब में बनाते हैं, ये हम नेचुरल में मजबूती करने के लिए कुछ ऐड करते हैं, और ये प्योरली नेचुरल होता है। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए सेमी सिंथेटिक में क्या लिखा हुआ है, विच आर ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन द नेचुरल पॉलीमर बाय आर्टिफिशियल मीन्स आर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। हम अगर आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट से हमको सेलुलोज मिलता है, तो सेलुलोज में एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं और सेलुलोज एसिड बनता है। रेयॉन के कपड़े बनते हैं। वल्कनाइज्ड रबर तो मैंने बता ही दिया। ये सारे के सारे क्या हैं बताओ, ये सारे के सारे हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला क्लासिफिकेशन तो पूरा हो गया, दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो पहला है लीनियर पॉलीमर। लीनियर, इसमें 3 होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड एक होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर एकदम ईजी है। लीनियर का मतलब हुआ जो एकदम स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। जैसे कि अभी भी हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था अभी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन था। अब इसका मुझे पॉलीमर बनाना है, तो यहाँ पे एंड कर दूंगा। और पॉलीमर कैसे बनाएंगे, पॉलीमर कैसे बनाएंगे हम लोग, इसका कैसे बनाएंगे हम लोग बताओ। मैंने कहा था कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, कहा था ना मैंने। जो डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल तरीका है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कर देंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे। जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर देंगे और नीचे में N लिख देंगे, बस हो गया पॉलीमर। अब ये जो है ब्रांच नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट चेन में आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, इसीलिए हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का यही मतलब हुआ कि जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा लीनियर रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, उसमें ब्रांचिंग नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन सा लिखा हुआ है, H हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन, HDPE के नाम से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ HDPE, तो याद रखना हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब ये वाला जो पॉलीथीन है बहुत मजबूत होता है, उसमें इथिन बहुत ज़्यादा डेंस्ड होते हैं, और ये लीनियर का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, देखिए दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है नायलॉन का नाम सुना होगा। पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हैं ब्रांच पॉलीमर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोग को। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके गाइस, और जो भी आपको डाउट रहेगा वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिएगा।